तो सबसे पहली बात ये आती है कि रॉकेट का जिक्र सबसे पहले कब और कैसे हुआ। रॉकेट एक तरह से एक अंतरिक्ष यान है, एक मिसाइल है, एक विशेष प्रकार का इंजन है जो कि व्हीकल को या किसी भी स्पेस शटल को हवा में प्रोपेल करती है और धकेलने में मदद करती है। तो सबसे पहले रॉकेट का जिक्र हमें मिलता है बहुत लंबे समय पहले से, कह सकते हैं 300 या 400 बीसी में। एक रोमन ऑथर हुआ करते थे जिनका नाम था ऑलस जेलियस। उन्होंने अपनी किसी किताब में आर्किटिस नाम के एक ग्रीक बंदे की कहानी बताई है जो टेरेंटम नाम के शहर में रहता था। तो ऑलस जेलियस की इस कहानी में क्या होता है कि जो आर्किटिस होता है वो टेरेंटम की जनता को चौंका देता है एक एक्सपेरिमेंट करके, कुछ इस तरह से एक मॉडल बनाकर। उन्होंने इसमें वायर से एक लकड़ी के कबूतर को अटकाया कुछ इस तरह, फिर वो इसके अंदर पानी भर देता है और इसके नीचे से आग लगा देता है जिससे पानी गर्म हो जाता है। फिर इसके अंदर स्टेम यानी कि भाप बन जाती है। फिर भाप की मदद से ये स्यू करके पिजन को धकेल कर उड़ा देता है आगे तक, और इसमें लगा था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये थी रॉकेट की सबसे पहली शुरुआत। रॉकेट का एक और जिक्र हमें मिलता है 100 बीसी के आसपास। एक ग्रीक इन्वेंटर हुआ करते थे हिरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 70 से 10 बीसी के आसपास। उन्होंने एक डिवाइस की खोज करी थी जिसको नाम दिया गया एलोफाइल। इसे हिरोन्स इंजन भी कहा जाता है। तो ये रहा डिवाइस। उन्होंने नीचे से आग लगाई, यहाँ इसके अंदर पानी गर्म हुआ, फिर अंदर भाप बनी और भाप इस पाइप के थ्रू स्पेयर में गई। स्पेयर में पूरी भाप भर जाने के बाद ये नोजल से भाप कुकर की सीटी की तरह फुर्र करके निकली और फिर ये ऐसे गोल गोल घूमने लग गया, देखिए कुछ इस तरह। और इसमें भी लगा था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। माना जाता है कि पुराने समय में लगभग फर्स्ट या सेकेंड सेंचुरी बीसी में सबसे पहले असली रॉकेट्स की शुरुआत चाइनीज लोगों ने करी थी। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ गन पाउडर की। प्राचीन काल में चाइना में ताओइज्म रिलीजन हुआ करता था जिनके लोग अमरता पर विश्वास करते थे। तो 850 एडी में हुआ ये कि कुछ ताओइस्ट एल्केमिस्ट एक ऐसी दवाई बनाने में लग गए जिसे खाकर कोई भी इंसान इमोर्टैलिटी को पाले यानी कि अमर हो जाए। तो उन्होंने सॉल्ट पीटर जो कि पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सल्फर, चारकोल और साथ में रियलगर, इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाया और उस पर आग लगाई और वो बहुत जोर से ब्लास्ट कर गया। अब ना ही उनसे दवाई बन सकी और ना ही वो अमर हो सके, बल्कि यहाँ हुई गन पाउडर की खोज। फिर आगे चलकर चाइनीज लोग इन कंपाउंड्स को पटाखों और फायरवर्क्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। 904 एडी में चाइनीज लोगों ने गन पाउडर को भी युद्ध में इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर साल 1132 से 1279 एडी में चाइनीज मिलिट्री ने गन पाउडर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर और ज्यादा विकास करना शुरू किया। गन पाउडर प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल होने लगा और इसे बैम्बू ट्यूब्स की मदद से उड़ाया जाता था। फिर 1232 एडी में चाइनीज लोगों ने सबसे पहला मतलब थोड़ा और डेवलप्ड रॉकेट का इस्तेमाल अपने युद्ध में किया मंगोल्स के खिलाफ। बैटल ऑफ काइकेंग में ये लोग एक ट्यूब का इस्तेमाल करते थे जो कि एक तरफ से बंद थी और दूसरी तरफ से खुली। तो यहाँ से खुले छोर में इसे जलाया जाता था और बहुत तेजी से ये आग बारूद को पकड़कर यहाँ पे गन पाउडर जो कि बंद छोर में थी जलने लगती है, जिससे फिर यहाँ हीट, स्मोक और एग्जॉस्ट गैस क्रिएट करती है, जिसके बाद फोर्स लगने के बाद थ्रस्ट लगने पर ये रॉकेट को छोड़ देती है। और जो ये ट्यूब होती थी इसको डंडों के सहारे खड़ा करके निशाना साधा जाता था, ठीक उसी तरह जैसे हम दिवाली में रॉकेट को बोतल में रखकर उड़ाते हैं। हाँ, ये वही रॉकेट हुआ करते थे जिसे हम आज के टाइम में दिवाली या शादियों में फोड़ा करते हैं। और एक टाइम ऐसा भी था इसे युद्ध में एक दूसरे पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसी टाइम पीरियड में यूरोप में भी रॉकेट्स आने लगे। एक इंग्लिश मॉन्क और एल्केमिस्ट रोजर बेकन ने भी गन पाउडर के फॉर्मूले पर सफलता हासिल करी। फिर साल 1300 से 1600 के बीच फ्रेंचमैन जीन फोजार्ट ने रॉकेट की एक्यूरेसी में थोड़ा और इंप्रूव करने की सोची। उन्होंने एक चीज रियलाइज किया कि रॉकेट एकदम सटीक उड़ सकता है अगर इसे किसी ट्यूब की मदद से लॉन्च किया जाए तो। और यहाँ से जन्म हुआ बेजुका का। बेजुका जो कि एक लॉन्च ट्यूब होता था जिसे हाथों से पकड़कर रॉकेट छोड़ा जाता था। 1380 में माना जाता है कि प्रिजिप्कोस्की ही पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने रॉकेटरी के बारे में अध्ययन किया था। लेकिन फ्रिजार्ट और इटालियन फिजिशियन जोनास डी फोंटाना भी इसी टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे। असल में जोनास डी फोंटाना ने रॉकेट पावर टोरपेडो की इन्वेंशन करी। कहा जाता है कि 1449 में जॉन ऑफ आर्क ने अपने ओरलियन के युद्ध में भी रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। 1591 में जोहान वॉन स्मिडलैप जो कि एक बवेरियन फायरवर्क मेकर और रॉकेट पियोनियर थे, उन्होंने अपनी बुक्स में रॉकेट के यूजेस के बारे में लिखा जो कि नॉन मिलिट्री वाले थे। उन्होंने ये लिखा था कि रॉकेट को किस तरह खड़ा करना चाहिए या किस तरह सेट करना चाहिए डंडों की मदद से। मतलब रॉकेट को खड़ा करके और स्ट्रेट उड़ाने का आइडिया इन्होंने ही दिया था। फिर साल 1650 पोलिश आर्टिलरी एक्सपर्ट कासिमिच सिएमिनोविच ने
एक स्टेज्ड रॉकेट का डिजाइन पब्लिश किया जो कि काफी ज्यादा विनाशकारी क्षमता रखता था। साल 1696 में एक इंग्लिशमैन जिनका नाम था रॉबर्ट एंडरसन, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था कि सॉलिड रॉकेट्स कैसे बनाया जाए। देखिए, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया डायग्राम है रॉकेट का, रॉकेट के आकार के बारे में कि कैसे रॉकेट के आकार को प्रिपेयर किया जाए। फिर साल 1643 में सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। 1684 में उन्होंने अपनी किताब डे मोटू कॉर्पोरम में लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया, जो कि बाद में उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में पूरा कर 1687 में पब्लिश किया। और यही लॉज ऑफ मोशन के माध्यम से ही साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को रॉकेट्स और रॉकेट साइंस को समझने में मदद मिली। फिर धीरे धीरे आगे चलकर लेबेनॉज जैसे लोगों ने रॉकेटरी में अपनी और समझ बढ़ाई। लियोनार्ड यूलर और डेनियल बर्नौली ने और ज्यादा विकास किया इस पर। उन्होंने समझा रॉकेट इंजन के अंदर फ्लूइड डायनेमिक्स ऑफ गैस फ्लो को, एरोडायनेमिक्स ऑफ फ्लोइंग एयर अबाउट द एक्सटीरियर को। 1720 में डच प्रोफेसर विलियम ग्रेविसेंडे ने एक ऐसे मॉडल कार का निर्माण करा जो स्टीम रॉकेट से चलती थी, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ। सेम पीरियड में जर्मन और रशियन साइंटिस्ट भी काफी बड़े बड़े भारी भरकम रॉकेट्स बनाने में लग गए थे, जिनका वेट 45 किलोग्राम तक था। माना जाता है कि वो रॉकेट्स इतने शक्तिशाली थे कि वो जमीन में तक गड्ढा कर देते थे लॉन्च करते वक्त। और इसी पीरियड में यूरोपियंस और इंडिया के वॉर में मिलिट्री ऑपरेशंस में काफी इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहा था रॉकेट, और तो और ब्रिटिश के साथ वॉर करते वक्त भी। साल 1807 में कॉन्ग्रीव रॉकेट नाम का एक आर्टिलरी रॉकेट बनाया गया, एक ब्रिटिश इन्वेंटर द्वारा, जिनका नाम था सर विलियम कॉन्ग्रीव। इनकी नजर रॉकेट की तरफ तब पड़ी जब भारत में मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध चल रहा था। मैसूर साम्राज्य जहां के रूलर टीपू सुल्तान थे, भारत में तब टीपू सुल्तान के समय रॉकेट का इस्तेमाल हुआ करता था युद्ध में। कॉन्ग्रीव ने अपने इसी ऑब्जर्वेशन को टास्क में बदला। उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री के लिए भी रॉकेट बनाने के बारे में सोचा, जिसमें वो सफल भी हुए। फिर 1807 में कॉन्ग्रीव रॉकेट का इस्तेमाल हुआ नेपोलियन के खिलाफ। फिर कॉन्ग्रीव ने 2 रॉकेट कंपनियां खोली। इन रॉकेट्स का इस्तेमाल होने लगा यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ 1812 के वॉर में, और माना जाता है कि ये रॉकेट छोड़ा गया था फोर्ट मैकहेनरी पर। 1820 में रूसो टर्किश वॉर में रशियंस ने टर्क्स के खिलाफ अलेक्जेंडर जेस्यात्को के रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। फिर 1844 में इंग्लिश इन्वेंटर विलियम हेल ने नए रॉकेट को डिजाइन करके कॉन्ग्रीव रॉकेट की जगह ले ली, क्योंकि कॉन्ग्रीव रॉकेट जो थे वो डंडों की मदद से सेट करके लॉन्च किया जाता था, लेकिन विलियम हेल के जो रॉकेट थे वो स्टिकलेस थे। और हेल के रॉकेट में ये खासियत थी कि इस रॉकेट को इधर से उधर स्पिन भी किया जा सकता था, घुमाया भी जा सकता था। फिर आगे चलकर इसके बाद आया मॉडर्न रॉकेटरी का युग। साल 1857 और 1882 में 2 सच्चे और असली ऐसे फाउंडर्स का जन्म हुआ जिन्होंने जन्म दिया मॉडर्न रॉकेटरी साइंस को, जो कि एक उनमें से था रशियन और दूसरा था अमेरिकन। यानी कि अभी तक तो रॉकेट युद्ध में ही बिजी था, अब बारी आती है अंतरिक्ष में जाने की। और वीडियो में आने वाला है ट्विस्ट। रशियन स्कूल टीचर कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky का जन्म 1857 में रशिया के जेवेस्कोय में हुआ था। बचपन में उन्हें स्कारलेट फीवर हो गया था, जिसकी वजह से वो बहरे हो गए थे, और 16 साल की उम्र तक उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। 1903 में उन्होंने रॉकेट साइंस पे ध्यान दिया। उन्होंने ध्यान दिया रॉकेट को स्पेस में ले जाने के बारे में। वो ज्यूलिस वर्ने की कहानियां जो कि स्पेस ट्रेवल से रिलेटेड होती थी, उससे वो काफी ज्यादा इंस्पायर हुए और खुद से भी साइंस फिक्शन स्टोरीज लिखना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी स्टोरीज में रॉकेट को कैसे कंट्रोल करे, कैसे रॉकेट ग्रेविटेशनल फील्ड से मूव होता है, ये सब लिखा। और बाद में उन्होंने फिर थियोरेटिकल पेपर्स लिखना शुरू कर दिया, जिसमें वो जीरोस्कोप्स, एस्केप वेलोसिटीज, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन और लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट्स को कैसे इस्तेमाल करे, इस बारे में बताया। 1903 में उन्होंने रशियन एविएशन मैगजीन में अपना रॉकेट इक्वेशन पब्लिश किया, जिसे नाम दिया गया tsiolkovsky फॉर्मूला। और ये रहा इनका फॉर्मूला। पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये है क्या चीज, ये फॉर्मूला किस काम आता होगा। चलो मैं tsiolkovsky बन जाता हूँ और करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रॉकेट लिया और ये रहा रॉकेट का फ्यूल। और जो ये रॉकेट है, रॉकेट का भार जो है, मतलब मास जो है, उसको ले लेते हैं m। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस फ्यूल को रॉकेट में डाल दिया, जिसके बाद रॉकेट के मास में अब फर्क आ गया है, मतलब और बढ़ गया है, मतलब कि m प्लस डेल एम। डेल एम यानी कि मास में चेंज, मास में बदलाव। और अब रॉकेट का मास हो गया m प्लस डेल एम। अब मैं अपने इस रॉकेट को उड़ाऊंगा तो रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी
और ये वेलोसिटी क्या होती है। देखो, रॉकेट सीधे तरीके से तो चलेगा नहीं। रॉकेट से जब फ्यूल निकलेगा तो उसकी तेजी, उसका वेग यानी कि वेलोसिटी और ज्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि फ्यूल एग्जॉस्ट होने के बाद उसका मास भी कम हो जाएगा। तो वेलोसिटी ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को नापना डायरेक्शन के साथ। तो चलो मैं क्या करता हूं, मैं पहले मोमेंटम निकालता हूं। मोमेंटम ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करना वेलोसिटी के साथ। ऑब्जेक्ट का मास यानी कि रॉकेट का मास, तो मोमेंटम को मान लेते हैं p1। तो मोमेंटम हुआ रॉकेट का मास जो था m प्लस डेल एम। मैंने पहले ही कहा था कि मोमेंटम यानी कि रॉकेट के मास को मेजर करना वेलोसिटी के साथ। तो फिर मैं यहां करूंगा इनटू रॉकेट के वेलोसिटी v के साथ। फिर जब मेरा ये रॉकेट उड़ रहा था तो धीरे धीरे इसमें जो फ्यूल था वो निकल रहा था, यानी कि एग्जॉस्ट हो रहा था। तो अब देखते हैं कि इसका मोमेंटम क्या होगा। तो यहां मोमेंटम को मान लेते हैं p2। अब जब रॉकेट से फ्यूल निकल ही रहा था तो मतलब वेलोसिटी में और तेजी आ गई थी। तेजी आ गई थी यानी कि वेलोसिटी में आया बदलाव। बदलाव यानी कि डेल वी, यानी कि अब रॉकेट की वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल वी, यानी कि मास के साथ इनटू हो जाता है v प्लस डेल वी। लेकिन इसमें से तो फ्यूल एग्जॉस्ट हुआ था ना, और फ्यूल का मास जो कि डेल एम था उसकी वेलोसिटी में तो कमी आई होगी। कमी आई थी यानी कि v माइनस वी, जो निकला हुआ एग्जॉस्ट है वो है वी। तो फिर अब हमने डेल एम को v माइनस वी से इनटू कर दिया यहाँ पे। अब जब रॉकेट उड़ेगा तो मतलब मोमेंटम में बदलाव आएगा ही। तो मोमेंटम चेंज यानी कि मोमेंटम से कितना बदलाव आया ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जब रॉकेट नहीं उड़ रहा था तब के मोमेंटम को हम घटाएंगे तब के मोमेंटम से जब रॉकेट उड़ रहा था। जब रॉकेट उड़ रहा था का मोमेंटम है p2, जब रॉकेट नहीं उड़ रहा था का मोमेंटम है p1। और फिर हम p1 को p2 से घटाएंगे और रिजल्ट निकला ये। p2 माइनस p1 को मान लेते हैं dp, क्योंकि उस टाइम मोमेंटम p1 वाले रॉकेट का और p2 वाले रॉकेट का टाइम मोमेंट अलग था, और इसे हमने कुछ इस तरह लिख दिया जैसे कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि सम ऑफ द फोर्सेस इज द चेंजेस ऑफ मोमेंटम। फिर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और कुछ इस तरह आएगा। अब मेरा ये रॉकेट तो स्पेस में है और वहां कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो फिर ये सम ऑफ द फोर्सेस हो जाएगा 0। फिर इसे मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह आएगा। तो ये आया हमारे पास रॉकेट इक्वेशन, जिसे हम डेल्वी इक्वेशन या tsiolkovsky इक्वेशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट की, जिनका नाम था रॉबर्ट गोदार्ड, जिन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहला लिक्विड फ्यूल रॉकेट बनाया था, वो भी 1926 में। तो 1919 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, अ मेथड ऑफ रीचिंग एक्सट्रीम एल्टीट्यूड, जिस कारण से उन्हें मॉडर्न रॉकेटरी का फाउंडर कहा जाता है। 26 मार्च 1926 में उन्होंने लिक्विड इंजन का इस्तेमाल कर सबसे पहला लिक्विड फ्यूल रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया, जो कि 2.5 सेकंड तक उड़ा और 56 मीटर ग्राउंड डिस्टेंस ट्रेवल किया। साइंटिस्ट हरमन ओबर्ट, जो कि रोमानिया के थे, उन्होंने गोदार्ड को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिक्विड रॉकेट की कॉपी की मांग करी। फिर उसके 1 साल बाद हरमन ओबर्ट ने एक बुक पब्लिश करी, द रॉकेट इनटू प्लैनेटरी स्पेस, जिसमें उन्होंने न्यूटनियन मैकेनिक्स के थ्रू बताया कि कैसे रॉकेट बहुत तेज ट्रेवल कर सकता है, अपने एग्जॉस्ट गैस से भी तेज। कैसे एक रॉकेट एक सैटेलाइट को भी ऊपर पहुंचा सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इन्होंने नाजी जर्मनी के एग्रीगेट रॉकेट प्रोग्राम का भी समर्थन किया था। 1929 में गोदार्ड ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसमें वो एक कैमरा, एक बारोमीटर, एक थर्मोमीटर साथ में ले जा रहे थे, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। तो ये था रॉकेट का सफर। अप्रैल 1930 में डेविड लेसर, जी एडवर्ड पेंड्री और 10 और लोगों ने अमेरिकन रॉकेट सोसाइटी की स्थापना करी, जिसका मकसद था लोगों में स्पेस ट्रैवल को लेकर इंटरेस्ट बढ़ाना। इस समय के दौरान गोदार्ड ने अपने रॉकेट टेस्ट को न्यू मैक्सिको में मूव किया। उन्होंने फिर एक रॉकेट लॉन्च किया जो कि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा, और तो और 600 मीटर की ऊंचाई तक भी। फिर 1 साल बाद 1931 में डेविड लेसर ने अपनी किताब द कॉन्क्विस्ट ऑफ स्पेस अमेरिका में पब्लिश करी, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रियन ने अपना एक मेल कैरिंग रॉकेट लॉन्च किया। जर्मनी में वीएफआर ने लिक्विड फ्यूल रॉकेट लॉन्च किया, और इतिहास के सबसे मशहूर रॉकेट वैज्ञानिकों में से एक वर्नर वॉन ब्राउन वीएफआर के एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेस्ट में हरमन ओबर्ट की मदद करी। फिर 1933 में सोवियत ने एक रॉकेट छोड़ा जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों इंजन शामिल थे, जो कि मॉस्को के पास ही छोड़ा था और करीब 400 मीटर तक पहुंचा। उसी साल अमेरिकन इंटरप्लेनेटरी सोसाइटी ने भी रॉकेट लॉन्च किया जो 75 मीटर तक पहुंचा।
फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों ने बहुत कोशिशें करी और बहुत कामयाबी हासिल करी। और फिर आया साल 1957 से लेकर 1961 तक का दौर। पूरी दुनिया के सामने सोवियत और अमेरिका के बीच एक बहुत भयंकर स्पेस रेस होने लगी। और फिर 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत ने अपना पहला ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जो कि लेड किया गया चीफ डिजाइनर सर्जेई कोरोलोव के द्वारा। फिर उसी साल नवंबर में सोवियत ने लॉन्च किया स्पुतनिक 2, जिसमें पहली बार किसी लिविंग क्रिएचर को ले जाया गया था, एक कुतिया को जिसका नाम था लाइका, जो कि वापस भी आई सक्सेसफुली। लेकिन आधे रास्ते में ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मौत हो गई। और अब दूसरी तरफ यूएसए ने अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट वैनगार्ड 1 लॉन्च किया 1958 में। और फिर सोवियत ने 12 अप्रैल 1961 में सबसे पहले इंसान को भेजा स्पेस में, जिनका नाम था यूरी गागरिन। कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन ने अर्थ का एक ऑर्बिट ट्रेवल किया और वो दुनिया के सबसे पहले इंसान बन गए जिसने स्पेस ट्रेवल किया। फिर उसी साल अगले महीने में ही 3 मई को अमेरिका ने भी एलन शेपर्ड को स्पेस भेजा। फिर ऐसे ही ये तरह तरह के कारनामे करते गए और दूसरी तरफ बाकी देश भी स्पेस की दौड़ में शामिल होने लगे और बहुत से देशों ने भी अपनी अपनी स्पेस एजेंसी खोलना शुरू करी, जैसे कि ईएसए, फ्रांस का सीएनईएस, भारत का इसरो, ईरान का ईरानियन स्पेस एजेंसी, इजराइल का इजरायली स्पेस एजेंसी, जापान का जेक्सा, चाइना का सीएनएसए, रशिया का रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी और यूएसए का नासा। अब बात ये आती है कि रॉकेट आखिर बनता कैसे है, रॉकेट को बनाया कैसे जाता है, उसके अंदर होता क्या है, वो किस चीज से बनता है। तो चलो इसे समझते हैं कुछ इस तरह से। तो रॉकेट कंपोनेंट्स में आता है स्ट्रक्चर, जिसमें आता है एयर फ्रेम, सेक्शन फेयरिंग, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सपोर्ट स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म। और दूसरा है प्रपल्सन, यानी कि जो व्हीकल को प्रोपेल करने में काम आता है, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीडाइजर, पंप्स, कंबशन चैम्बर, इग्निटर्स, नोजल्स और फ्लो सिस्टम। और एक होता है पावर, जैसे कि पावर स्टोरेज, पावर कंडीशनिंग और पावर ट्रांसफर। देखिए ये है जर्मन V2 लिक्विड फ्यूल रॉकेट। यहाँ पे है पेलोड, इसमें साइंस, इंस्ट्रूमेंट, कार्गो और क्रू होते हैं। और ये है गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल, यानी कि GNC। इसमें एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। और कंप्यूटर सब सिस्टम भी होता है जो GNC फंक्शन को रन करे। यहाँ होती है बैटरी, यहाँ होता है फ्यूल, यहाँ है ऑक्सीडाइजर जो कि प्रपल्सन के काम आता है। और ये है टर्बो पंप। यहां होता है CNDH, यानी कि कमांड एंड डाटा हैंडलिंग, और इसी में होता है कमांड कंप्यूटर्स, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। यहां होता है इग्निशन सिस्टम, यहां नोजल, यहां एंटीना, यहां कंट्रोल सरफेस, यहां हुए पंख और यहां TVC वैन्स। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको रॉकेट साइंस के बारे में बताया कि कैसे हजारों साल पहले से रॉकेट की शुरुआत हुई और आज हम कहां तक पहुंच गए हैं, कि कैसे आर्किटिक्स और ह्यूरोन्स के छोटे से एक्सपेरिमेंट से लेकर आज हम स्पेस तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्या रॉकेट साइंस सिर्फ इतना ही है या फिर इससे भी और आगे? अगर आप रॉकेट के पीछे की फिजिक्स और जानना चाहते हैं या फिर मैथमेटिकली जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।